हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप इधर जो भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो टर्म 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। वो कॉन्सेप्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आज का टॉपिक आपका है प्रोबेबिलिटी। हम लोग अच्छी तरह से बात को जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और रेशियो ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। ये आपका थ्योरेटिकल होता है और आपका प्रैक्टिकल बेस भी, मतलब हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस भी। दो तरह के प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, एक थ्योरी बेस्ड होता है, एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। थ्योरी बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको पहले से पता है कि आपका जो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी लूडो खेल रहे हो और लूडो में किसी डाइस को आपने थ्रो किया उस पर, तो आपको पता है कि उस डाई पे 1 2 3 4 5 6 ही है और आपको मान लीजिए 4 की आवश्यकता है, तो आप हमेशा दिमाग में ही डालोगे कि 4 आ जाए, या 6 की आवश्यकता है तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि 6, यानी योर फेवरेबल आउटकम्स इज 4 और 6। या आप ऐसे समझें कि आपका जो विपक्षी टीम है उसकी गोटी आपकी गोटी से 4 अंक आगे, अर्थात आपको 4 मिल जाए तो आप उसकी गोटी को कट कर सकते हैं। और आपकी गोटियां अगर आपके घर में हैं तो आपको 6 की आवश्यकता होगी, जिससे आप निकालने की कोशिश करोगे कि डाइस को जब भी आप थ्रो करोगे, टॉस करोगे, रोल करोगे, तो आपको 6 और 4 में से दोनों में से कोई आ जाए तो आपको खुशी होगी, यानी योर फेवरेबल आउटकम्स इज 6 और 4। तो आप अगर डाई को रोल करोगे तो देखोगे कि 4 और 6 आना चाहिए, यानी फेवरेबल आउटकम्स इज 2 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6। तो योर प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 4 और 6, तो दैट मीन्स 2/6 अर्थात 1/3 आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और एक्सपेरिमेंटल बेस का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल कितनी बार आता है। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने तो 1,00,000 बार सिक्के को उछाल दिया। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी सिक्के को 1,000 बार उछालते हो, तो मान लीजिए कि अगर 550 बार अगर आपका हेड आता है और 450 बार अगर टेल आता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 550, यानी 550/1000, क्योंकि टोटल आपने ट्रायल से 1000 किया है। और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा 450/1000 होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया। और वो ऊपर जो मैं बता रहा हूँ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये आपका थ्योरेटिकल हो गया। इस तरह से प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये जानना होगा, पहली बात तो फार्मूला आप देख लिया कि एक फार्मूला यहाँ आपको दिखाया जो एक्सपेरिमेंटल बेस है। यानी का मतलब फेवरेबल आउटकम्स और एनएस का मतलब सैंपल स्पेस अर्थात टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स का रेशियो ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और ये है द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अपने जितना किया, जो अभी हम एग्जांपल समझा रहे थे आपको। रेंज क्या होता है प्रोबेबिलिटी की, यानी कि ये जो लिखा हुआ है आप ध्यान से देखें कि प्रोबेबिलिटी 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती, अर्थात कहीं भी नेगेटिव लिखा हुआ है जिसका मतलब वो गलत है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और ये भी ध्यान रखें 1, यानी प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, यानी किसी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। या ऐसे समझें कि आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में जितने भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, उन सब का प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे तो उनका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी P1 P2 P3 डॉट डॉट PN तक भी चले जाएं तो भी उसका सम जो है 1 के बराबर ही होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो सपोज करिए कि आपने डाई को टॉस किया
और आपके 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, तो 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 4 को छोड़ दीजिए तो कुल कितने होंगे, 1 2 3 5 6, 5 होंगे। 5 बटे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है। किसी घटना होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसका जरा मतलब समझ लीजिए कि अगर इसमें P जो रेंज दिया हुआ है, P इज इक्वल टू अगर 0 आ गया इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स होता, और P इज इक्वल टू अगर 1 लिखा हुआ कहीं पे इसका मतलब कि वो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट होता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आइए हम बताते हैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। उन इम्पॉर्टेंट टर्मों को ध्यान से देखना होगा कि इन इम्पॉर्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है कोई भी अगर हम घटनाएं देखते हैं, इवेंट्स का मतलब घटना से ही होता है, अगर वो सिंगल रिजल्ट हमें मिलता है, सिंगल आउटकम, तो हमेशा एलिमेंट्री इवेंट होता है। 2 और मोर इवेंट अगर हमें मिलते हैं, आउटकम्स अगर मिलते हैं उस इवेंट में, 2 या 2 से अधिक इवेंट अगर आउटकम्स मिलते हैं तो वो हमेशा जो है कंपाउंड इवेंट होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने डाई को रोल किया और आपके 4 आने की प्रोबेबिलिटी या 2 आने की प्रोबेबिलिटी अगर सिंगल है तो 2 अगर अकेला एक एलिमेंट है जो आपको चाहता है, मतलब आप चाहते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स हमारा 2 हो या 4 हो, तो या 2 आ जाए या 4 आ जाए अकेला, तो वो सिंपल एलिमेंट्री इवेंट होगा। लेकिन आप चाहते हो कि हम डाई को रोल करें तो इवन नंबर आए, अर्थात 2 4 6 आ जाए, तो वो आपका कंपाउंड इवेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है कि अचानक किसी का मिलना। जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हो और मान लीजिए आप गोरखपुर गए और यात्रा कर रहे हैं और गोरखपुर में आपके कोई मित्र रहते हैं, आपने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन मन में आप सोच रहे हैं कि उनके यहाँ जाते तो बहुत अच्छा रहता है, और अचानक आपको रेलवे स्टेशन पे वो मिल जाएं, तो ये रैंडम मुलाकात होगी। इसी तरह से कि ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें पहले से पता ना हो, यानी अगर हमें किसी सिक्के को यानी कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमें पहले से पता नहीं होता है कि वो हेड आएगा टेल आएगा, तो कुछ भी आए वो जो एक्सपेरिमेंट होगा, वो जो आउटकम्स होते हैं, ऐसे ही आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट के तहत होते हैं। यानी सच टाइप ऑफ इवेंट्स द रिजल्ट या आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, यानी हम एडवांस में कुछ भी नहीं कर सकते जिस रिजल्ट के बारे में, जिस आउटकम के बारे में। ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट जो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, और जिस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है उसे हम आउटकम कहते हैं। जैसे हमने सिक्के को टॉस किया तो हेड और टेल आएगा, वो आउटकम होगा। और टोटल आउटकम, जितने भी आउटकम संभावना में होते हैं, उन सभी का कलेक्शन जो होता है सैंपल स्पेस होता है। और इवेंट जो ट्रायल हम करते हैं उनसे जो भी आउटकम्स आते हैं वो सब के सब इवेंट्स होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज द इवेंट। और सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी आउटकम्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो सैंपल स्पेस होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही सैंपल स्पेस है, क्योंकि बिना सैंपल स्पेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो थोड़ा सा मैं आपको सैंपल स्पेस के बारे में भी थोड़े आउटपुट मैं आपको दे दूं। सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमेशा रैंडम। कॉइन के बारे में, कॉइन के पास 2 फेस होते हैं, हेड और टेल, और 2 फेस होने की वजह से इसका सैंपल स्पेस जब भी हम निकालेंगे, चाहे कितने भी कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया जाए, ये एक कॉइन को कई बार टॉस किया जाए, उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 टू द पावर n भी हमेशा होगा। और n जो होता है नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, या एक कॉइन को जितनी बार आप, जैसे मान लीजिए 2 कॉइन को एक बार टॉस करें या एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, एक ही बात है। इसलिए n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कह सकते हैं और n इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स भी कह सकते हैं। तो सपोज करिए कि आप एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं, इसलिए n बराबर 1 लिया गया, तो आपका जो सैंपल स्पेस होगा 2 टू द पावर n, यानी 2 ही होगा। तो आपने देखा कि सैंपल स्पेस में क्या लिखा गया, हेड और टेल। यानी इस तरह से आप इसके फिगर्स समझ सकते हैं कि एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो एक बार हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या मैं लगा रहा हूँ, या दोनों में एक साथ नहीं हो सकते, या तो या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, लेकिन हमारी संभावनाएं तो दोनों होंगी ना। इसलिए हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, इसीलिए कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स।
ये आपका सैंपल स्पेस होता है। तो हेड आए या टेल आए दोनों हमारी संभावनाएं हैं, इसलिए सैंपल स्पेस संभावनाओं का ही कलेक्शन होता है, इसलिए हेड और टेल दोनों होगा। एक बार अगर सिक्के को उछालेंगे, एक सिक्के को उछालेंगे। यहाँ अगर हम 2 सिक्का लेते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, दोनों एक ही बात है, तो सैंपल स्पेस हमारा 2 टू द पावर 2 या 4 होगा। तो आप देखिए यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि एक सिक्के को हमने उछाला तो पहली बार हेड और या टेल आया, फिर दूसरी बार उछालेंगे तो इस हेड के सामने हेड और टेल लिखा हुआ, फिर इस टेल के सामने भी हेड और टेल लिखा हुआ। तो आपका जो ये सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे यहाँ से पता चल जाएगा। हेड हेड देखिए लिखा हुआ है, हेड टेल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आइए, ये संभावना टेल हेड या टेल टेल, तो ये लिखा हुआ। इस तरह से हम 3 वाले में भी चल सकते हैं कि अगर किसी कॉइन को हम 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्के को एक बार उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें, तो ये कॉइन आपका टास्क करते हैं, ये एनएस हो जाएगा 2 टू द पावर 3 यानी 8। तो अब अगर लिखने का तरीका मैं सिंपली अगर बताऊं तो 3 हेड एक बार लिख लीजिए, फिर आप इस वाले हेड की जगह पर टेल लिख दीजिए, देखिए लिखा हुआ है, फिर दोनों हेड के बाद टेल लिख दीजिए, देखिए भी लिखा हुआ, फिर बीच वाले हेड को गायब करके टेल लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिख दिया हमने, और फिर इन्हीं को रेसिप्रोकल कर दीजिए, अर्थात जहाँ जहाँ हेड है वहाँ टेल लिख दीजिए। देखिए दोनों हेड पे हमने टेल लिख दिया और ये टेल की जगह पे हेड, फिर इस हेड की जगह पे हमने टेल लिखा और इन दोनों टेल की जगह पे हेड लिख दिया। ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेड है तो टेल हो जाए, जहाँ टेल है वहाँ हेड लिख दीजिए, और फिर ये तीनों हेड की जगह पे तीनों टेल लिख दीजिए। इसका भी एक हमने सिंपल तरीका ट्री मेथड बताया है कि पहली बार सिक्के को उछाला तो हेड और टेल आया, दूसरी बार किया इसके सामने भी हेड और टेल, फिर तीसरी बार में इसके सामने भी हेड टेल, फिर इसके सामने भी हेड टेल, फिर यहाँ भी पहली बार में हेड टेल आया तो फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड के सामने हेड टेल। तो इस तरह से हम 3 वाले को यहीं से लिख सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, और फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, यहाँ आप मिला सकते हो। फिर टेल से स्टार्ट करो, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। इस तरह से हम 3 एक सिक्के पर हम ये सैंपल स्पेस बना सकते हैं। आगे भी हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, अब जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस जानने का तरीका। अब अगर हम सिर्फ हम सैंपल स्पेस बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आते हैं कि ये सैंपल स्पेस फॉर द डाई, और डाई के पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। देखिए गिन लीजिए, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर बगल और ये इधर, फिर सामने और पीछे, यानी कुल मिला के 6 स्पेस होते हैं, 6 और इस स्पेस 6 फेसेस, स्पेस नहीं फेसेस सॉरी, 6 फेसेस होते हैं। सिक्स फेसेस होते हैं, और इस 6 फेसेस की वजह से इसका जो सैंपल स्पेस होता है 6 टू द पावर n होता है, और n फिर यहाँ नंबर ऑफ डाई की बात होती है। तो हम लोग मात्र हाई स्कूल के स्तर पे 2 ही डाई की बात करेंगे। जब 1 डाई को हम टास्क करेंगे तो 6 टू द पावर 1, यानी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक घटना हो सकती है। कोई भी एक घटना हमें हो सकती है। तो सैंपल स्पेस हमारा एक डाई को अगर हम टास्क करते हैं तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 है या 5 या 6 में से में कोई एक घटना होगी। तो ये एक बार को उछालने में सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6 आता है। और जब हम 2 डाई को टास्क करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए अपर फेस पे 2 डाई को अगर हम टास्क करते हैं तो देखिए अपर फेस पे हमने इस समय जो फिगर दिखाई दे रहा है इसमें अपर फेस पे 1 और 2 आया है, फिर 1 1 आ सकता, फिर 1 3 आ सकता, 1 4 आ सकता, 1 5 आ सकता। उसी तरह से फिर यहाँ 2 कर देंगे, फिर यहाँ पे इस नंबर को बदलते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 3 कर दीजिए, फिर नंबर को बदलते रहिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम कुल अगर देखें कि हमारा सैंपल स्पेस कितना होगा तो हम ये देखें कि सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 6 टू द पावर 2, यानी 6 टू द पावर 2 का मतलब 36। वो 36 लिखा कैसे जाता है, देखिए यहाँ पर हमने बता रखा है कि 36 कैसे लिखा जाता है।
आप पहले जगह पे 1 लिखिए और इसको बदलते रहिए, 1 2 3 4 5 6 देखिए बदल रहा। फिर यहाँ पे पहले जगह पे 2 लिखिए, फिर इनको बदलते रहिए, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम कुल 36 इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो सबसे अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो हमने लिखा है, आप देखिए तीर नीचे की तरफ आ रही है, लिखा हुआ सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस, यानी अपर फेस पे जो डिजिट आपको दिख रहा है ये 1 और 2, तो इनका सम 3 होगा। तो कितनी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं? तो देखिए हमने देखा 3 को टारगेट किया हुआ कि ये सम अगर 3 है तो देखिए 1 और 2 घटनाएं होंगी। यहाँ मैंने घटना को लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर देखिए ये 2 3 4 5 सभी घटनाएं हैं, माने इनका सम ऊपर है। अगर यहाँ 2 2 आ जाए तो 4 हो जाएगा। तो कितनी घटनाएं होंगी? मतलब यहाँ 2 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, तो उस 4 4 आने की घटना देखिए, 3 + 1 4, 2 + 1 और 1 + 3 4, 2 + 2 4। तो ये सम अगर 4 होगा अपर फेस का तो ये 1 2 3 घटनाएं होंगी। सम अगर अपर फेस का 5 होगा तो देखिए 1 2 3 4 घटनाएं होंगी। इसी तरह से देखिए हमने सबका जिक्र किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लो। अगर सम 10 होगा तो देखिए 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना होगी। सम 11 होगा तो 1 2 घटना होगी। सम 12 होगा तो 1 ही घटना होगी, मात्र 1 घटना होगी। तो इस तरह से हम सैंपल स्पेस के बारे में विधिवत इसको समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन जब आएगा तब भी हम इस सैंपल स्पेस को दिखाकर आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। एक सैंपल स्पेस और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे नंबर प्लेइंग कार्ड जो होता है, आप लोग नहीं खेलते हैं, जानते हैं, जानना चाहिए कि कुल ताश की 52 पत्तियां होती हैं। अब इस 52 में क्या होता है, 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ये हमने ब्लैक नहीं बनाया है, ये हम ब्लैक कलर ब्लू से कर दे रहे हैं। आप इसको ब्लैक ही समझेंगे। तो 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक कलर की पत्तियां होती हैं। अब इन 26 में देखिए 13 हार्ट होते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में रेड हार्ट कहते हैं, यानी लाल पान कहते हैं, खेल की भाषा में, जो गांव में प्रचलित है या किसी भी जगह प्रचलित शहर में। और ये 13 डायमंड होते हैं। 13 डायमंड यानी ईटा, स्पेड यानी हुक्म, 13 हुक्म होते हैं और 13 ही क्लब्स होते हैं। कुल पत्तियां 13 होती हैं और 13 चौको 52 होती हैं। और सारे पत्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी किसी भी एक में इतनी पत्तियां होती हैं। एक का होता है एस जिसको कहते हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 3 अलग लिखा हुआ है, जैक, क्वीन और किंग, और ये इन पे चित्र बने होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। और अगर ऐसा हम टेक्निकल समझें तो जितनी भी पत्ती आप देख रहे हो, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब 4 होती हैं। इसीलिए जो फेस कार्ड होती हैं, जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, तो फेस कार्ड कुल टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 हो जाते हैं। इसीलिए फेस कार्ड टोटल नंबर ऑफ 12 फेस कार्ड कहलाता है। तो 12 फेस कार्ड होते हैं, यानी हम अगर देखें कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड अगर आपसे कोई कहे तो यहाँ लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12। और ऐसा समझे तो सभी पत्तियां 4 होती हैं। ये हमारे सैंपल स्पेस हो गए, जो हमारी हेल्प करेगी सवालों के लिए। ये सैंपल स्पेस जानना बहुत ज़रूरी है, और सैंपल स्पेस जान करके हम सवालों को आसानी से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं बच्चों। उसके पहले थोड़े से रूल्स देख लें। अभी हमने बताया आपको कि NE/NS, यानी हम अगर ये देखें P जहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, ये P जो लिखा हुआ है इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं P = NE/NS। ये NE का मतलब होता है सैंपल स्पेस, जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, और ये सैंपल स्पेस होता है NS, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इन्हीं के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कहते हैं। और ध्यान रहे कि कभी भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होता है, वो इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी छोटी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी निगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा 0 और 1 के बीच होता है।
यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 1 होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का मान अगर 0 है तो हम कहते हैं कि श्योर इवेंट्स होगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स होगा, और अगर 1 है तो हम कहते हैं कि ये सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट्स कहलाते हैं। और कोई भी इवेंट्स हैं, ठीक है ना, इनको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे अगर वो एक ही घटना होगी, और अगर 2 या 2 से अधिक घटना हो तो उसे कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं, और कोई भी एक ही घटना होगी तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। कभी भी हम ये बात समझ लें कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर उन्हें हम टोटल निकाल के टोटल करें तो हमेशा एक के बराबर, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1। यानी हम ये कहें कि सभी घटनाएं, मान लीजिए तमाम घटनाएं हैं आपके सामने, E1, E2, E3 और डॉट डॉट En तक अगर जाएं तो भी ये PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, और अगर डॉट डॉट ये n तक भी जाती है, अगर n तक, तो PEN ये प्लस में होगा, प्लस 1 के बराबर होगा। अगर कोई 4 इवेंट्स हैं तो भी ये 4 इवेंट्स अगर कोई हैं तो भी इनका सम 1 के बराबर होगा। अगर हम सिर्फ इतनी बात करें कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, तब भी हम कहेंगे ये सम, तीनों का सम 1 के बराबर होगा, और n घटनाएं होंगी तो भी इनका सम 1 के बराबर होगा। मतलब किसी भी दशा में ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती और निगेटिव नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये हमें याद रखना होगा। और 2 घटनाएं होती हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, P घटना होने की और PE डैश जो घटना नहीं होने की, ये दोनों भी 1 के बराबर होती हैं। 2 ही घटनाएं हैं, दोनों एक दूसरे, जैसे अगर हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी और 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर निकालेंगे तो इसका सम 1 के बराबर होगा। अगर हम 4 आने की, मान ली किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 एक घटना 1 है तो 1/6 होगा, और नहीं आने की घटना तो 5 संभावनाएं होंगी, 1, 5 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसकी 5/6 होगी। और दोनों को सम करेंगे तो देखिए 6, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को जोड़ देंगे तो ये 6/6 यानी 1 आ जाएगा। तो किसी भी दशा में हम घटना न होने की और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, ये डेड श्योर है। इस पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए कि PE जो है 0.05 है तो PE डैश क्या होगा, ये हमेशा 1 माइनस PE करके निकाला जा सकता है। तो 1 माइनस 0.05 अगर कर लें तो ये 0.95 होगा, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और आप देखो तो इनको जोड़ दो तो 1 के बराबर हो जाएगा निश्चित रूप से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 घटनाएं, घटना घटित होने की और नहीं होने की, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। तो ये एक बहुत खास बात है, खास प्रॉपर्टीज़ है इसकी। अब कुछ इवेंट्स हम देख सकते हैं, जैसे कुछ सवाल हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अभी इसको हमने आपको बता दिया है। इसमें अगर P इज इक्वल टू 0.05 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट ई माने नहीं होने की घटना क्या होगी, 1 में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा आंसर होगा 0.95। यहाँ पे ये कह रहा है कि it is given that the group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday 0.992,
तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, अगर ये कह रहा है नॉट हैविंग ए सेम बर्थडे इतना है, तो सेम बर्थडे का क्या होगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, अर्थात 1 में से जब इसको माइनस करेंगे 0.992 तो 0.008 होगा, अर्थात ये आपका आंसर होगा। यानी हम इसको अगर देखें तो फिर से वही बात होगी कि अगर 1 में से 0.992 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 0.00 और 0.992 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ से अगर एक कैरी लेते हैं तो ये 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर ये 0, फिर पॉइंट, यानी 0.008 आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपको समझना होगा। अब ज़रा देखिए, एक सवाल मैं और आपके सामने रखता हूँ जो काफ़ी अच्छा है। लिखा है कि द स्टैंडर्ड डे का 52 कार्ड सफल्ड बने ताश को फेंटना, मिलाना। रीतू ड्रॉ ए सिंगल कार्ड फ्रॉम इट, मैंने उसमें से एक पत्ती निकालती है 52 कार्ड्स के पैक से। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज जैक, आपको पता है, अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ जैक कितने होंगे 4, नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे 4, नंबर ऑफ किंग कितने होंगे 4। तो जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम्स है 4, और कुल जो है 52 कार्ड्स हैं, यानी 4/52। तो एक बार सॉल्व करेंगे हम लोग, 4/52 अगर है, यहाँ लिखते हैं 4/52, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/13 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1/13 होगा, यानी बी हमारा आंसर होगा, 100% बी आंसर होगा। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवालों को आसानी से समझ और लगा सकते हैं। थोड़ी सी गंभीरता चाहिए और ये प्रोबेबिलिटी के सवाल आसानी से लगा सकते हैं। एक और बढ़िया सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखें। ए बैग कंटेन 15 वाइट बॉल एंड सम ब्लैक बॉल। तो हम ये कहते हैं कि किसी बैग में अगर 15 वाइट बॉल है और कुछ ब्लैक कार्ड्स हैं, यानी ब्लैक कार्ड्स हमें पता नहीं, मान ली x है, ब्लैक बॉल x है और वाइट बॉल 15 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 15 + x हो गया। अब आगे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज थ्राइस दैट द वाइट बॉल। तो ब्लैक बॉल की कह रहा है प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब ड्रॉ करना है तो ब्लैक बॉल x है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा x 15 + x होगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स ब्लैक का x होगा और कुल टोटल 15 + x होगा, और ऐसी स्थिति में हम इसकी प्रोबेबिलिटी x/15 + x हो जाएगा। और आगे क्या कहता है कि थ्राइस दैट ऑफ वाइट बॉल, और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15/15 + x होगा। और हम ये और थ्राइस कह रहा, ये देखिए फिर ध्यान से कि कह रहा है कि बॉल थ्राइस दैट ऑफ वाइट बॉल, मतलब ये तिगुना, मतलब 3 गुना है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 15 3 जा 45। यानी पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग कितना होगा 45, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 45 हो जाएगा। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से देख सकते हैं, और इसमें लगाया भी है, इसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े में लगाया है। मैं इसको आपको शॉर्टली बता दिया कि कैसे ये लगेगा। कुछ असर्शन वाले सवाल देखा जा सकते हैं, ये देखिए।
केस बेस्ड है ये। कपिल एंड जाहिद वे आर प्लेइंग विथ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कपिल ड्रॉ ए कार्ड। कपिल एंड जाहिद वे आर प्लेइंग विथ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कपिल ड्रॉ ए कार्ड। कपिल एक कार्ड को ड्रॉ करता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए फेस कार्ड। हम जानते हैं कि कुल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो 12 फेस कार्ड हैं और कुल 52 कार्ड्स हैं, और इसको अगर हम लोग कट करें तो 4 3 जा और 4 13 जा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/13 होगी। यानी हमारा आंसर जो होगा ये सी आंसर हो जाएगा। तो लगाना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसी आसानी से लगाया जा सकता है। और इसका जो दूसरा सवाल होगा ये देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब्स। क्लब की कुल कितनी पत्तियां होती हैं, 13। क्लब बने हिंदी में अगर देखें तो चिड़ा कहलाता है। कुल 13 पत्ती होती है और 13/52 यानी 1/4। तो इसका आंसर 1/4 यानी बी आंसर होगा। और इसी तरह से अगला सवाल अगर हम देखें तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग। तो ये हमें पता होना चाहिए, कुल नंबर ऑफ किंग्स 4 होते हैं, और ब्लैक किंग की बात अगर की जाए तो ये होगा ब्लैक किंग 2। 4 किंग हैं तो 2 ब्लैक होंगे 2 रेड होंगे, तो ब्लैक किंग। और किस में 52 में देखा जाएगा तो 2/52 यानी 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1/26 हो जाएगा। कहाँ देखिए, ये है आपका सवाल है, तो ये 1/26, ये ए आंसर हमारा सही आंसर होगा, ए। तो सवाल तो बहुत आसान है, अगर इसे लगाया जाए तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। सवाल काफ़ी आसान है, बस हमें ये देखना होगा कि कुल कितनी पत्तियां हैं और कैसे हम सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ध्यान देना होगा। जैसे फिर से 5वें सवाल में कर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड, अब ब्लैक फेस कार्ड, कुल फेस कार्ड 12 होते हैं, तो 6 ब्लैक होंगे और 6 ही जो है हमारे रेड होंगे। तो 6/52 और 6/52 इसको सॉल्व करें हम, 6/52 तो 2 से कट करें तो 3/26, ये फिर नहीं कटने वाला है, यानी ये 3/26 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से देखें 3/26 बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से इस प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं और लगा भी सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमने कहीं देखा था पीछे, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। ये जरा सवाल देखें ध्यान से। इस सवाल को पढ़ें। द प्रोबेबिलिटी हैविंग ए 53 ट्यूसडे ए नॉन लीप ईयर। अब देखें यहाँ पे लीप ईयर की बात कर रहा है, तो हम एक बात तो समझ सकते हैं कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है। लीप ईयर में कुल 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि ये होगा 52 वीक और +2 डेज होता है, और इसमें होता है 52 वीक और 1 डे होता है। तो जब नॉन लीप ईयर होगा तो देखिए 2 दिन शेष बचता है। तो इसका उत्तर हमेशा किसी भी डे के लिए, सप्ताह के किसी भी दिन के लिए पूछा जाए, यहाँ ट्यूसडे ही पूछ रहा,
ये मंडे भी होता तो, वेडनेसडे भी होता तो, फ्राइडे सैटरडे कुछ भी हो, संडे भी हो, तो ये 2/7 इसका आंसर होगा। और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो ये 1/7 होगा। तो यहाँ पे जो देखिए, द प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 ट्यूसडे इन ए नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर है तो निश्चित रूप से ये वाली कंडीशन लागू होगी, 52 वीक और 1 डे। तो 53 जो ये सवाल पूछा है कि 53 ट्यूसडे, तो ये हो जाएगा 1/7 इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा ए। और अगर यही लीप ईयर होता तो 2/7 आंसर होता। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर पूछा जाता है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या रिलेशंस होते हैं। तो ये बात समझते रहिएगा और इसे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।